अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कराची में 2 दिन से दहशत की फिजा है, लोग खौफजदा हैं। अमवात हो रही हैं। 48 घंटों के दौरान 14 अफराद जाबाहक हो चुके हैं। इस हवाले से 2 दिन से क़यास रइया हो रही थी, मगर अब इस बारे में कराची यूनिवर्सिटी के माहिरीन की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई है। क़यास रइया साजिशी नज़रियों के हवाले से भी ये रिपोर्ट बड़ी अहम है। जहरीली गैस कहाँ से आ गई, क्या कोई इसके पीछे साजिश है, ये सारी बातें हो रही थी। मगर माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिर होने वाले अफराद के सैंपल हमें भेजे गए थे। हमने कराची पोर्ट के इलाके से कुछ सैंपल हासिल किए और तफसीली मुआयने के बाद हम समझते हैं कि ये हलाकतें सोयाबीन डस्ट की वजह से हो सकती हैं और इन हलाकतों की एक वजह सोयाबीन डस्ट हो सकती है। इसलिए सोयाबीन की अनलोडिंग में इंतहाई एहतियात इख्तियार की जाए। कराची यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने शुबा जाहिर किया है कि उसकी वजह सोयाबीन डस्ट हो सकती है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया कि वाक़या इस वजह से पेश आया। उनका कहना था कि माहिरीन की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक किमाड़ी का वाक़या सोयाबीन डस्ट की वजह से सामने आया है। दुनिया भर में ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सोयाबीन की शिपमेंट कराची पोर्ट पे थी। इस हवाले से मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि इस बात के 90% चांसेस हैं कि सोयाबीन के कुछ मुरक्किबात के 22 अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की अनलोडिंग का तरीका होता है जिस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने हिदायत की कि जिस जहाज़ में सोयाबीन आया था उसे कराची से दूर रखा जाए। सोयाबीन की ऑफलोडिंग का तरीक़ाकार अगर मोहतात ना हो तो उसके अंदर मौजूद मवाद इंसानी जानों के लिए ख़तरा बन सकता है। इस हवाले से हमने तहकीकात की तो पता चला कि सोयाबीन में एक मवाद होता है जिसे एलर्जेंस कहते हैं। वो एलर्जी पैदा करता है और ये एलर्जी इंसानी सेहत के लिए इस कदर ख़तरनाक है कि मौत की वजह भी बन जाती है। तमाम अफराद जिनको ये एलर्जी होती है, लाजमी नहीं है कि उनकी मौत वाक़या हो, वो सेहतयाब भी हो जाते हैं, मगर कुछ अफराद की मौत भी वाक़या हो सकती है, जो इस वाक़े में भी हुआ। इसलिए इसे पोर्ट पर अनलोड करने के लिए मोहतात तरीक़े अपनाए जाते हैं, दुनिया भर में अपनाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी अपनाए जाते हैं। मगर अब शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस शिपमेंट में वो एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार की गई जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। माज़ी में कुछ ममालिक में इस अनलोडिंग के दौरान ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। 1981 में बार्सिलोना स्पेन में सोयाबीन की अनलोडिंग के दौरान 1000 के करीब अफराद बीमार हुए और अस्पताल में मुंतकिल किए गए। 20 अफराद की मौत वाक़या हुई। 1990 में इटली में भी ऐसी सूरत हाल सामने आई। अमेरिका में भी ऐसा एक वाक़या रिपोर्ट हो चुका है। कराची के वाक़े पर इस हवाले से अब क्या तहकीकात सामने आई हैं, ये सारी मामला हम आपके सामने रखते हैं कि क्या शहर के बाकी इलाकों में भी ख़तरा है। ये जो तहकीकात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के माहिरीन ने तहकीकात की। डॉक्टर अताउर रहमान की निगरानी में वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया। और साहब क्या अब ये हतमी तौर पर बात कही जा सकती है कि जो एक जहरीली गैस की बात हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा साजिशी नज़रियों की भी बात हो रही थी, वो दुरुस्त नहीं है और हतमी तौर पर कहा जा सकता है या अभी भी इस बात का इम्कान है कि कोई और वजह हो या फिर सोयाबीन डस्ट ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जहरीली गैस के तो कोई सैंपल्स नहीं मिले। जो यूरिन और ब्लड सैंपल्स कल रात को 1:30 बजे हमारे इदारे में HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आए गए एनालिसिस के लिए, जो कमिश्नर साहब ने भेजे थे, तो उसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये बहुत एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से ये बीमारियां और ये अमवात वाक़ हुई हैं। तो हमने फिर लिटरेचर सर्च भी किया और उसमें पता चला कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। बार्सिलोना स्पेन में 1981 और 87 के दरमियान 26 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें 20 अमवात हुई थी और कोई 958 लोग जो थे वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और ICU में भी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई थी। उसके बाद फिर फ्रांस में, इटली में, नेपल्स में, न्यू ऑर्लिन्स में, USA में, और हर इंसिडेंट जो है वो सोयाबीन डस्ट से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि कुछ एलर्जिक कंपाउंड्स होते हैं सोयाबीन में जो एलर्जेंस कहलाते हैं, एयरो एलर्जेंस, और इनकी वजह से जो लोग इसको सेंसिटिव होते हैं वो उनको बड़ा शदीद रिएक्शन होता है। जैसे कि आप देखते हैं इस्लामाबाद में पोलन एक ज़माने में मार्च और अप्रैल में बहुत बढ़ जाता है और बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं। ये उससे बहुत ज़्यादा कहीं टॉक्सिक हैं और ऐसा लगता है कि जो आमतौर पर एक ख़ास तरीक़ा है अनलोडिंग का, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो इसके साथ जो डस्ट होती है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर ना फैलें बल्कि अंदर एनक्लोज्ड रहें और एक क्लोज सिस्टम के अंदर उनको अनलोडिंग की जाती है ऐसे कंटेनर्स को। शायद इसका ख्याल ना रखा गया हो, मुझे सही इल्म नहीं है कि अनलोडिंग ओपन की गई है या उसको बाकायदा प्रिकॉशन जो बैनुल अक़वामी तरीक़े से जो होने चाहिए वो उस तरह किए गए हैं।
बहरहाल हम रीजनेबली सर्टन है, 90% सर्टनटी है, कल तक 100% सर्टनटी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर इकबाल चौधरी जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, और उनकी पूरी टीम। तो ये 6, 7, 8 घंटे के काम में हमने इसको तकरीबन रिजॉल्व कर लिया है। इस बात को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता कि 2 इलाके जो सफ़र किए हैं वहाँ लैंडफिल्स भी हैं, और उन लैंडफिल्स में अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल पहले कहीं दफनाए गए हैं तो वहाँ से तो कोई चीज़ ऐसी लीक नहीं हो रही, उसको भी देखना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी अभी बरकरार है। मतलब फिर फौरी तौर पर क्या किया जाना चाहिए? ज़ाहिर है अवाम में खौफ व हिरास भी है, हलाकतें हो गई हैं, अवाम को महफूज रखने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेरी राय ये होगी कि इस जहाज़ को फ़ौरन हटा देना चाहिए, कराची से कम 10 मील दूर कर देना चाहिए, उन कंटेनर्स को हटा देना चाहिए जिनमें सोयाबीन है कराची से, और इसके साथ साथ जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको फ़ौरन एंटी एलर्जिक मटेरियल देने चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि सांस की नाली पे असर पड़ता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है सांस की नाली का, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर आखिरकार बंद हो जाता है, और लोग जो हैं वो फिर उनकी अमवात वाक़ई हो जाती हैं। और हर एक को इफेक्ट नहीं होता, जो लोग ख़ास जिनको एलर्जिक होते हैं, जो इन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, कोई 10,000 डाल्टन से कोई 60,000 डाल्टन के दरमियान इनका मॉलिक्यूलर वेट रेंज है। तो इस पे बहुत सारे लिटरेचर है, और हमने आज डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल चौधरी ने कमिश्नर ऑफ कराची को इसकी इंटरिम रिपोर्ट भिजवा दी है, और वो सारा लिटरेचर जो बैनुल अक़वामी तौर पे ये इस्टेब्लिश्ड है, कोई सोयाबीन से इस तरह की सोयाबीन डस्ट से इस तरह की दुनिया के दूसरे ममालिक में भी अमवात वाक़ई हुई हैं, वो सारा लिटरेचर भी भिजवा दिया है, ताकि इसके ख़िलाफ़ जो मुनासिब कार्रवाई की जाए और आइंदा ख़ास तौर पे एहतियात रखी जाए। मतलब अगर ये जहाज़ कंटेनर वगैरह को हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, तो जो पहले से सोयाबीन डस्ट अब हवा में मौजूद है उससे सेटल होने में कितना टाइम लगेगा? लोगों को कब तक एहतियात करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, या फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा? ये क्योंकि ये एक्सपोजर हो चुका है, तो इसमें मेरे ख्याल से अंदाज़ा है मुझे कि 5 से 7 दिन तो कम से कम लगेंगे साफ़ होने में हवा को, बशर्ते के जो सोर्स है कंटेमिनेशन का, जो मेरे ख्याल से जहाज़ के अंदर जो ये सोया डस्ट जो ये सोयाबीन की जो डस्ट है वो है, उसको दूर कर दिया जाए, तो फिर 5 से 7 दिन लगेंगे। इस दौरान लोगों को चाहिए कि उस इलाके में जो महसूस कर रहे हैं तकलीफ़, वो मास्क पहने और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपने डॉक्टर के मशवरे से एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लें, ताकि इसके जो मुज़िर असरात हैं उससे महफूज रहें। और ये जिस इलाके में है बस अब वहीं तक है जितना भी टाइम ये रहता है, जहाज़ और कंटेनर्स को दूर कर दिया जाता है, या हवा के साथ दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है, वहां पर भी एहतियात की जानी चाहिए, या उन्हें कोई खतरा नहीं है और उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है? दूर इलाकों में मेरे ख्याल से बहुत कम खतरा है, जितना फैलना था उसको उतना फैल गया है, लेकिन अगर ये जो सोर्स है इसका, जहाँ से ये कंटेमिनेशन फैल रही है, वो दूसरे अगर वो उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो यकीनन जैसे हवा का डायरेक्शन तब्दील होगा तो दूसरे इलाकों में भी ये फैलने का ख़तरा रहेगा। तो जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन को फ़ौरन हटाना चाहिए ताकि ये पूरा मामला सेफ हो जाए। तो खाली जहाज़ को दूर करने का सवाल नहीं है, बल्कि जो कंटेनर्स हैं उनको भी आबादियों से दूर कर देना चाहिए, और फिर उसको बाकायदा एनालिसिस करनी चाहिए कि उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं या कोई और वजह है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सिमी जमाली साहबा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल कराची हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। पेशेंट्स आए, अमवात भी वाक़या हुई हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं सेहतियाब होकर। अभी तक क्योंकि अभी सोया डस्ट और ये सारी बातें की जा रही हैं, आप जो पेशेंट्स आए उनमें क्या पहले से ऐसी कोई आपने देखा है माजी में इस किस्म के वाक़यात पहले हुए हों या पहली दफ़ा है, और आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे, आप लोग ने क्या डायग्नोस किया? कल के दिन पे शाम के वक्त में हमारे पास पेशेंट्स आने शुरू हुए थे। वी हैड अबाउट 32 पेशेंट्स लास्ट नाइट। सारे के सारे पेशेंट्स जो थे जो हमारे पास प्रेजेंट किए विद ब्रेथलेसनेस के साथ आए थे, सांस लेने में उनको दुश्वारी हो रही थी, और वो सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के थे, यंग भी थे, ओल्ड भी थे, और लोग जो बार बार कम्यूट कर रहे थे उस इलाके में, एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे कुछ जो इफेक्ट हो रहे थे, और वो आए थे और दे वर ऑल वेरी ब्रेथलेस। तो हमने सारे लोगों को ट्रीट किया, फर्स्ट एड
सबको प्रोवाइड की। एक पेशेंट बहरहाल इनमें से बहुत सीरियस था जिनको के वेंटिलेटर पे डालना पड़ा है, बाकी तकरीबन सारे पेशेंट्स के बाद दीगरे हम उनको डिस्चार्ज करते गए एज सून एज दे बिकेम बेटर। जो आज के दिन भी हमारे पास इसी तरह बदतरीज पेशेंट्स आते रहे एंड नोबडी हैज बीन एबल टू इवेल्युएट कि ये क्या चीज थी। जो हिस्ट्री मिलती है उससे हमें ये पता चला है कि कोई बगैर किसी स्मेल के कोई स्मेल इनको नहीं आई वहां से, और ये एक ही इलाके में के मकीन है जो कि किमाड़ी के विसिनिटी में मुस्कान चौक है कोई जगह, वहां से ये ज्यादातर आए। लेकिन अब हैविंग सेड सो हमारे पास जो ये भी एक फियर फैक्टर भी लोगों में बहुत हो रहा है, और जो भी उस इलाके के इर्द गिर्द भी रह रहे हैं वो सारे लोग भी आ रहे हैं थिंकिंग के उनको भी कुछ ना हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ओके एंड हैव बीन सेटल्ड एंड हैव बीन सेंट होम। अब को एक बात तो जरूर देखने की जरूरत है जिसमें कि ये अमवात क्यों हुई है। तो या तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से हुई है, ARDS हुआ है इनको, क्या वजह थी जो सडनली लोग जो है उनकी अमवात हुई है। तो डेफिनेटली कोई चीज तो है, कोई फैक्टर है जिसने इनको इफेक्ट किया, और दिस नीड्स टू बी वेरीफाइड कि क्या चीज थी जिससे डेथ हुई है इनकी। क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है कि सोयाबीन डस्ट की वजह से हुआ हो, जैसा कि अब बाकायदा तौर पर माहिरीन की रिपोर्ट भी आई है 90% वो कह रहे हैं कि अब यही लग रहा है कि ये सोया डस्ट की वजह से हुआ। माजी में कोई ऐसे वाकयात हुए हों, उसकी जो एलर्जी है उसके यही सिम्टम्स होते हैं, ऐसा ही होता है? सोया डस्ट एस्थमेटिक पेशेंट्स में बहुत इफेक्ट करती है उनको, और एक्यूट एक्सैस्परेशन हो सकता है एस्थमा का। लेकिन ये सारे लोग जो हमारे पास लाए गए हैं, 55 तो हमारे पास आ चुके हैं अब तक, इनमें सारे तो कोई भी एस्थमेटिक लोग नहीं थे। ये वो लोग भी थे जिनको पहली दफा इस तरह का कुछ अटैक हुआ है, और दे वर यंगर टू एल्डरली एज ग्रुप, और हर एज ग्रुप के ही लोग थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि, और वो खवातीन जो घर में भी थी वो भी लाई गई हैं। तो और एक पर्टिकुलर पॉकेट में ये क्यों है, सो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वेरीफाइड कि क्यों हुआ ये। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी कह रहे थे कि फौरी तौर पर जहाज़ को शहर से दूर किया जाए, और साथ ही 12-15 मील उसको दूर कर दें, जो कंटेनर्स हैं उन्हें भी दूर कर दिया जाए। फिर भी एक हफ्ता तक लगेगा। हमारे साथ मुर्ज़ाबाब साहब मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। आज चीफ मिनिस्टर ने भी दौरा किया, उस वक्त तक मालूमात नहीं आई थी, आप भी साथ थे चीफ मिनिस्टर के। अब जो कि कहा जा रहा है और आपने भी ट्वीट किया है कि ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है सोया डस्ट, तो फौरी तौर पर जो इकदाम हैं वो क्या किए जा रहे हैं? जहाज़ को दूर करना, कंटेनर्स को दूर करना, ताकि लोग महफूज हो सके। शादी साहब, ये जो इस बारे में मैं आपको बताने चाहूंगा, कल जब वज़ीर आला सिंध ने खुद जगह का दौरा किया कल रात को, तो वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन थी उसने ये जगह को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से वो गर्द भी आ रही है और यहीं से वो बदबू आ रही है। ये क्लू हमको मिला, और इस क्लू के बेसिस के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। वहाँ से सैंपल्स इकट्ठा किए गए, और सैंपल्स को इकट्ठा करने के बाद ये जो रिपोर्ट है जो मंजर आम पे आई है सोयाबीन के बारे में, ये रिपोर्ट मंजर आम पे जो एक्सपर्ट कहते हैं कि परहैप्स ये वो वजह है। हमने इमीडिएटली वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत जारी की कि चेयरमैन KPT से बात करें कि जो कार्गो हैंडलिंग का प्रोसेस है उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। और जो आज शाम तक की इत्तलात है मेरे पास वो ये है कि ये जो मखसूस शिप जिसके ऊपर सोयाबीन मौजूद है, इसको सील कर दिया गया है, इस एरिया को कवर कर दिया गया है ताकि फर्दर कोई मामला एग्रीवेट ना हो सके। और जो कंटेनर्स थे वो भी सारे के सारे दूर कर दिए गए हैं, उनको कवर कर दिया गया है ताकि वो फर्दर कोई डस्ट या गुबार जो है वो उड़ ना सके। बट इसका जो प्रैक्टिकल जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो यही है कि इस शिप को हमें मूव करना पड़ेगा यहाँ से, और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत जो है वो KPT को रिक्वेस्ट कर रही है। ज़ाहिर है क्योंकि अभी भी 90% डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी कह रहे हैं, तो मुमकिन है कि कोई और वजह भी हो, तो रूल आउट तो नहीं कर रहे हैं दूसरी वजूहात को, उस पर भी आप देख रहे हैं कि कोई और वजह ना हो? नहीं शाकिर साहब, हमने किसी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया है, हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। हमारी जो सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने भी आज कुछ और जगहों का दौरा किया था, वहां से सैंपल्स को उठाया है, वहां पर भी चेक किया है कि आया कोई लीकेज तो नहीं है। उन तमाम चीजों को कंसिडर किया जा रहा है, और जब कंप्लीट कंक्लूसिव बात हो जाएगी उसके बाद ही हम इंशाल्लाह पीछे हटेंगे। मगर आपको भी गालिब इम्कान यही नजर आ रहा है, जो कुछ तहकीक की है, मुशाहिदा किया है, कि ये जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है यही सही हो सकती है कि सोया डस्ट की वजह से ये हुआ है। शाहिद साहब, एक तो ये कि हम एक्सपर्ट नहीं है बात करने के लिए, नेचुरली जो एक्सपर्ट है
उन्होंने इस रिपोर्ट को सर्टिफाई किया है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया है और ये डॉक्यूमेंट इशू भी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर किया गया क्योंकि हमने वो सैम्पलिंग इकट्ठा की थी। कल रात गए सुपार्को की टीम और हमारी जो पीडीएमए की टीम थी वो जगह पर मौजूद थी। गेट नंबर 16 है जहाँ से ये सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे। तो मैं समझता हूँ जब एक्सपर्ट बात कर रहे हो तो मेरे जैसे आदमी को या किसी और शख्स को उसमें उस तरीके से इंटरवीन नहीं करना चाहिए। वी हैव टू अलाउ द एक्सपर्ट्स टू कंक्लूड द मैटर एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब तक की तहकीकात के मुताबिक सोयाबीन डस्ट की वजह से यह हादसा हुआ। 90% इस बात के इम्कानात हैं। कल तक बात हतमी तौर पर पता चल जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने वाज़ेह किया था कि वाक़े का पोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अली ज़ैदी ने इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी किए और कहा कि मैंने आज KPT में पूरे हार्बर का दौरा किया। जहाज़ों में मामूल के मुताबिक कारोबार था, कोई गैर मामूली बात नहीं। अली ज़ैदी इस वीडियो में मास्क के बगैर दौरा करते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ट्वीट्स की और कहा कि अल्लाह की मदद से अब चीज़ें काबू में आ रही हैं और NBCD टीम मुतय्यन है और वो असल वजह की तहकीकात कर रही है। चीज़ें मामूल के मुताबिक पोर्ट पर चल रही हैं। ये भी उन्होंने कहा कि मैं बगैर किसी मास्क के ज़ाती तौर पर गया हूँ। अमेरिका से सोयाबीन लाने वाले जहाज़ समेत दीगर जहाज़ों की जाँच की है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि अगर किसी जहाज़ से कोई रसाव होता तो हमें गोदामों पर या अमले की तरफ से भी नुकसान होता। लिहाजा जैसा कि कल रात बार बार दरख्वास्त की गई, बराह करम अफवाहों को फैलाना और उन पर यकीन करना बंद करें। हमारे पास रिपोर्ट आने के बाद हम सबको आगाह करेंगे। अली ज़ैदी मुसलसल कहते रहे पोर्ट का इससे ताल्लुक नहीं है। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो मुमकिना तौर पर इस बात का इजहार कर रही है। हमने अली ज़ैदी साहब से रब्ता भी कर रहे हैं कि वो हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त तक हम इस बात में कामयाब नहीं हो सके हैं। गुज़िश्ता रात हमारे रिपोर्टर मुतासरा इलाके में गए, वहाँ उन्होंने बाकायदा तौर पर देखा कि क्या सूरत हाल है। लोग इस वक्त खौफ का शिकार हैं। वो इस वक्त अस्पताल के बाहर भी मौजूद हैं। जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। काशिफ बहुत शुक्रिया। काशिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों में खौफ व हिरास ज़रा कम हुआ है, अब कुछ सूरत हाल वाज़ेह होने लगी है? शादेब देखें, 2 रोज़ तकरीबन इस वाक़े को गुजर चुके हैं। अब तक जो है वो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमने ना सिर्फ किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया बल्कि अतराफ़ के जो मेन सड़कें थी, जो अतराफ़ की मार्केटें थी, उनका भी विज़िट किया। वहाँ के लोगों की भी राय जानी और उनसे भी पूछा तो काफ़ी खौफ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो किमाड़ी के इलाके मुतासिर हुए हैं उनमें मसान चौक और रेलवे कॉलोनी का इलाका है। बताया जा रहा है कि पहले रोज़ जो है वो सिर्फ रेलवे कॉलोनी से 40 से ज़ायद मुतासरीन को लाया गया था, जिसमें 3 अफराद जो है वो जाँ बाक हो चुके थे। अब भी महकमा सेहत की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया है कि 14 के करीब जो अफराद हैं वो इस वाक़े के अंदर जाँ बाक अब तक हो चुके हैं, जिसमें 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। हम इस वक्त भी ज़ियाउद्दीन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ एमरजेंसी की सूरत जो है वो नाफिज की गई है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में इसी तरह की सिचुएशन है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसके बाद यहाँ महकमा सेहत की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से जो है वो ऑक्सीजन को पूरा किया गया, यहाँ किट फराम की गई हैं। लेकिन जो जैक्सन मार्केट है, जो मसान चौक है, जो रेलवे कॉलोनी है, जो मुतासरा इलाके हैं, उनके जो लोग हैं उनमें खौफ की अलामत है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हमें दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस वाक़े के अंदर। 300 से ज़ायद लोग जो हैं वो अफेक्टेड हो चुके हैं अब तक। जो फैमिलीज़ हैं, लोग यहाँ से इस कदर परेशान हैं कि वो यहाँ से मुतबादिल जो घर हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ जो है वो जो अपने आप को वहाँ महफूज समझ रहे हैं और वहाँ जो है शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम तर कंडीशन इस इलाके की है। अब तक जो पुलिस, रेंजर्स और दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, हमने जब उनसे रब्ता किया है, उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया, जिसमें कत्ल बिल सबब की दिफात शामिल की गई हैं। लेकिन अब तक कोई सिम्पटम्स और कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने नहीं आई हैं, कोई वजूहात सामने नहीं आई हैं। जो मुबैना तौर पर जहरीली गैस की बार बार बात की जाती है, उसका कोई एक क्लू भी जो है वो नहीं मिला है। गुज़िश्ता रोज़ जो तहकीकाती टीम है उसने रेलवे कॉलोनी का सर्वे किया और पूरी रेलवे कॉलोनी को चेक किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर इसी रेलवे कॉलोनी से जो है वो अस्पतालों में शिफ्ट किए जा रहे थे। तो उस पूरे इलाके को क्लियर कर दिया गया। इससे पहले बताया गया कि पोर्ट का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। तो पोर्ट के इलाके में जो है वो जो तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने सर्वे किया और वहाँ भी चेक किया गया, तो वहाँ भी कुछ इस तरह के सिम्पटम जो है वो सामने नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। अब सूरत हाल खासी इस हवाले से वाज़ेह हो रही है, मगर एक और मसला है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोगों में तशवीश पाई जाती है, पूरी दुनिया में तशवीश पाई जा रही है और मसला हल होकर नहीं दे रहा है। बात करेंगे। चीन में कोरोना वायरस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और यह बहरान पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बन चुका है। दुनिया के कई अहम मुमालिक न सिर्फ अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से परेशान हैं, बल्कि कई मुमालिक की मईशत भी दाव पर लगी हुई है।
खदशात हैं कि मामला हल ना हुआ, जल्द पाबंदियां ना उठाई गईं और इस मसले का हल ना किया गया तो कई ममालिक की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो सकती है, बरामदात पर बुरी तरह असर पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। जो लोग पहले से बाहर निकले थे, टूरिज्म पर निकले थे, वो भी कैद होकर रह गए हैं, समंदर में कैद होकर रह गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात का बराह रास्त पाकिस्तान पर भी असर पड़ सकता है। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी इस वक्त चीन में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त करके वुहान शहर में मौजूद पाकिस्तानी तलबा तक रसाई हासिल कर ली है। कोरोना वायरस से हर दिन 100 के करीब हलाकतें रिकॉर्ड हो रही हैं और तकरीबन तमाम ही चीन में हो रही हैं। अब तक तकरीबन 1900 हलाकतें हो चुकी हैं और मुतासरीन की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और जो 7 ममालिक हैं चीन के साथ बॉर्डर है, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है कि कहीं वहाँ पर वायरस ना आ जाए। वहाँ के शहरी परेशान हैं, दूसरे ममालिक में परेशानी है। कोरोना वायरस के मसले का फौरी हल नज़र नहीं आ रहा। चीन में ना बीमारी काबू में आ रही है, ना उसका इलाज हो पा रहा है। दुनिया के बड़े साइंसदान अब तक इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ सके हैं। ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई, क्या इस बीमारी को रोका जा सकता था, इस हवाले से कई सवाल जन्म ले रहे हैं। कोरोना वायरस में जहाँ हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं चीन की मजबूत मईशत पर गैर यकीनी के बादल मंडलाने लगे हैं। चीन में आलमी कंपनियों के जो कारखाने हैं, उनका काम मुतासिर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने भी खबरदार किया है कि आलमी तौर पर आईफोन की सप्लाई में कमी आएगी। हर तरफ अफरा तफरी है। चीन की हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि वो मसले को काबू नहीं कर पा रही। चीनी हुकूमत को इस वक्त अवाम के गम गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सवालात उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सामने आ रही है। इजहार राय पर क्रैकडाउन होता नजर आ रहा है। साथ ही चीन के कई इलाके इस वक्त जेलों का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया है, जिस पर तारीफ भी की जा रही है कि चीनी हुकूमत ऐसे इकदाम ना लेती, पूरे शहर को ना बंद करती, तो वायरस इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से दुनिया भर में फैल जाता, पूरे चीन भर में फैल जाता। चीन के शहर वुहान में गुज़िश्ता रोज़ ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जो लोग तबीयत की खराबी यानी बुखार और खांसी से मुताल्लिक इंतज़ामिया को रिपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब होगी, नहीं बताएंगे इंतज़ामिया को, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चीनी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में लोगों के घरों में जाकर एक एक फ़र्द का खुद तिब्बी मुआयना करने का आगाज़ कर दिया। इस कार्रवाई का मकसद कोरोना वायरस से मुतासरा किसी भी मुश्तबा शख्स को अलहदा करके उसे आइसोलेशन वार्ड में भेजना है, ताकि दूसरे लोग उससे मुतासर ना हो, उसे अलग थलग रखा जाए। इस हवाले से चीन में कई डॉक्टर्स मुतहर्रिक हैं, लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि सीनियर डॉक्टर्स कोरोना वायरस का इलाज करते करते खुद कोरोना वायरस की जद में आकर हलाक हो गए हैं, जिसमें वुहान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर ली शी मिन भी शामिल हैं, जिनकी आज कोरोना वायरस से हलाकत हुई है। यानी इलाज हो नहीं पा रहा, बीमारी को रोकने की कोशिश करने वाले भी हलाक हो रहे हैं, मगर चीन रुक नहीं रहा। गैर मकबूल और सख्त फैसले हो रहे हैं। चीन ने शहरियों की आमदोरफ्त पर मजीद सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं। लोग शदीद खौफ और जहनी दबाव में हैं। एक तरफ उन्हें कैद का सामना है, तो दूसरी तरफ कैद में रहते हुए हलाक होने का खदशा है। मगर ये मामला अब सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहा। दुनिया के अहम बड़े ममालिक के मुसाफिर भी इस वक्त कैद होकर रह गए हैं। कई दिनों से महसूर हैं, लेकिन ये अपने घरों में महसूर नहीं हैं, ना ही उन्हें आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है, बल्कि ये लोग पानी की सतह पर महसूर हैं, वहाँ मौजूद हैं और एक बहरी जहाज़ में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस के केसेस की जहाँ सबसे ज़्यादा खबरें सामने आई हैं, वो जापान के एक बहरी मुसाफिर जहाज़ दी डायमंड प्रिंसेस से मुताल्लिक है, जिसमें दुनिया भर से तकरीबन 3,700 से ज़ायद अफराद सवार थे। और रवां माह यानी फरवरी के आगाज़ से ही इस बहरी जहाज़ को बिल्कुल अलग कर दिया गया। इस बहरी जहाज़ को किसी मुल्क में भी जाने की इजाज़त नहीं। इस वक्त 2,000 से ज़ायद मुसाफिर इस बहरी जहाज़ में मौजूद हैं। 1,000 से ज़ायद स्टाफ मेंबर इस जहाज़ में मौजूद है, जिसमें से 500 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। यानी एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है। ये ड्रामाई सूरत हाल कैसे पैदा हुई, इसके पीछे भी एक ड्रामाई कहानी। 20 जनवरी को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब वाक़या एक पोर्ट सिटी योकोहामा में डायमंड प्रिंसेस नामी बहरी जहाज़ अपने मुसाफिरों के लिए तैयार खड़ा था। इस मुसाफिर जहाज़ में मुख्तलिफ स्टॉप से 2,000 से ज़ायद मुसाफिरों को बिठाना था और जापान से शुरू होने वाला ये सफ़र समंदरी रास्ते से चीन, वियतनाम और ताइवान से होते हुए वापस जापान पर ख़त्म होने वाला था। तमाम मुसाफिर खुश थे और एक बेहतरीन सफ़र के लिए तैयार थे। इस बहरी जहाज़ में दुनिया की सबसे जदीद सहूलियात मौजूद थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। सफ़र के 5वें दिन यानी 25 जनवरी को 80 साल के एक मुसाफिर हांगकांग में उतरते हैं, जहां 1 फरवरी को जब उनका टेस्ट किया जाता है तो उनमें कोरोना वायरस की तशखीस होती है। ये खबर दुनिया को हैरान करके रख देती है, क्योंकि एक मुसाफिर जो एक ऐसे बहरी जहाज़ से उतरता है जिसमें 3,700 अफराद सवार थे और उस मुसाफिर में कोरोना वायरस की तशखीस होती है, तो बाकी 3,700 अफराद किस हालात में होंगे।
क्या वो भी कोरोना वायरस से मुतासिर होंगे? इन खदशात के पेश नज़र जापान की हुकूमत इस बहरी जहाज़ को मजीद सफ़र करने से रोक देती है। उसे वापस योकोहामा यानी जापान के पोर्ट सिटी पर बुलाया जाता है। 3 फरवरी को यह बहरी जहाज़ पोर्ट सिटी पर पहुंच जाता है और 24 घंटे के अंदर तमाम स्टाफ और मुसाफिरों को चेक करने की हिदायत जारी होती है। रात को नींद से मुसाफिरों को जगाया जाता है। एमरजेंसी की सूरत हाल में सबका मुआयना करने की कोशिश की जाती है और खदशात दुरुस्त साबित होते हैं। बहरी जहाज़ में मौजूद मजीद 10 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस होती है। इन लोगों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। बहरी जहाज़ से किसी को उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती और किसी गैर मुतल्लिका शख्स को जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। यानी एक तरफ से जहाज़ के मुसाफिरों की तिब्बी लिहाज से कैद कर दिया जाता है और जापानी हुकूमत इस जहाज़ में खाने पीने की सप्लाई को तेज़ कर देती है और 14 दिन तक इन मुसाफिरों के तिब्बी मुआयने का ऐलान किया जाता है। मगर जो होने वाला होता है इसका अंदाज़ा खुद जापानी हुकूमत को भी नहीं था। तीसरे रोज़ ही जहाज़ के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 43 केसेस सामने आ जाते हैं। जहाज़ में मौजूद 3700 अफराद घबराहट का शिकार होते हैं। प्रिंसेस डायमंड की इंतजामिया इस घबराहट और बेचैनी को कम करने के लिए जहाज़ में 8 नए सैटेलाइट चैनल्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाती है। मुसाफिरों के मुतालबे पर 36 ज़बानों में अखबारात फराहम किए जाते हैं। बच्चों के लिए तरह तरह की वीडियो गेम्स मुहैया की जाती हैं। मगर मामला मजीद गंभीर हो जाता है और 2 दिन बाद इस जहाज़ में मजीद 6 केसेस सामने आते हैं। यानी मर्ज फैलता जाता है। लोग डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं। उनके ज़हनी दबाव को कम करने के लिए ऑनलाइन काउंसलर्स की रसाई को मुमकिन बनाया गया है। मुसाफिरों को उनके कमरों तक महदूद किया गया है। जिनके कमरों में बैल्कनी मौजूद है वो तो फिर भी सूरज और ताज़ा हवा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कमरों में खिड़की तक मौजूद नहीं है और वो एक कमरे में कैद होकर रह गए हैं। जहाज़ के मालिक मुसाफिरों को पुरसुकून रखने के लिए आए रोज़ एक नई चीज़ का ऐलान करते हैं। पहले तमाम मुसाफिरों को कहा गया कि सफ़र में लगाई गई जितनी भी रकम है वो मुसाफिरों को वापस की जाएगी। फिर डॉक्टर्स तक रसाई के लिए जहाज़ में लोगों को आईफोन्स दिए गए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ सका है। ज़ाहिर जिन ममालिक में तनकीद हो रही है कि कैसे आप अपने लोगों को इस तरीके से छोड़ सकते हैं, वहाँ पर यह भी तनकीद हो रही है जिस मुल्क के शहरी इस जहाज़ में मौजूद हैं उन ममालिक की हुकूमतों पर भी तनकीद हो रही है। मगर हुकूमतों को नहीं समझ में आ रहा। कई अहम ममालिक के मुसाफिरों ने शिकवा किया कि उनके मुल्क की इंतज़ामिया अपने शहरियों को वापस ले जाने में संजीदा नहीं है। 14 दिन तक इस जहाज़ में महसूर रहने के बाद कई ममालिक ने अपने मुसाफिरों को वापस ले जाने का ऐलान किया। अमेरिका ने गुज़िश्ता दिनों 2 तैयारों के ज़रिए अपने 300 से ज़ायद मुसाफिरों को वापस बुलाया, जिन्हें अमेरिका में भी 14 दिन तक तिब्बी मुआयने के लिए आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर 40 अमरीकियों को अब तक वापस नहीं ले जाया गया, वो अब भी जापान में मौजूद है। मगर अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से इस बहरी जहाज़ से मुसाफिरों को निकाला गया उस पर तनकीद हुई। सवालात उठाए गए कि किस तरीके से इतने दिन बाद भी जब लोगों को निकाला गया तो बदइंतज़ामी हो गई। 300 से ज़ायद मुसाफिरों को अमेरिका वापस लेकर जाया गया। उसमें से 14 मुसाफिर जो थे उनमें कोरोना वायरस मौजूद होने की बाद में खबर सामने आई और वो मुतासर अफराद उसी जहाज़ में उन दीगर मुसाफिरों के साथ सफ़र कर रहे थे जिनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस नहीं हुई थी। इस गफलत से मुताल्लिक आलमी मीडिया पर अमेरिका के इक़दामात पर तनकीद हो रही है कि कैसे अमेरिका, जिसका मकसद अपने शहरियों को बहरी जहाज़ से निकालना था, महफूज बनाना था, मुतासरा लोगों को जापान में रहने देना था, वो अचानक 14 मुतासरा लोगों को गैर मुतासरा लोगों के साथ वापस ले आता है एक ही जहाज़ में। ये सब कुछ अचानक और एक बड़ी गफलत की वजह से हुआ, जिसकी वजह से इंतज़ामिया पर इस हवाले से तनकीद भी हो रही है कि कैसे पहले रिजल्ट्स को नहीं देखा गया, जो 14 टेस्ट रिजल्ट थे उनको नहीं देखा गया। अमरीकी इंतज़ामिया कशमकश में मुब्तला रही, फैसला करती रही कि मुसाफिरों को कैसे लेके जाना है। इस सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त दुनिया भर में इस सारी की सूरत हाल में इस वक्त परेशानी पाई जा रही है कि क्या किया जाए, पाकिस्तान क्या करेगा, ये भी मुसलसल सवाल उठ रहा है। जो उस वक्त तालिब इल्म हैं उन तक रसाई ज़रूर हुकूमत को दी गई है। हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमने ब्रेक से पहले सारी तफसीलात अवाम के सामने रखी, मिसमैनेजमेंट जगह जगह हो रही है, किस तरीके से इस मामले से निपटा जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। चाइनीज़ हुकूमत के ऊपर भी तनकीद इस हवाले से हो रही है। आप हुकूमत ने फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि शहरियों को चाइना में ही रखा जाए, मगर ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात पैदा हुए कि अगर रखा गया है तो उनके साथ ताउन भी किया जाए, साथ ही साइकोलॉजिकली एक बहुत एक प्रेशर है उनके ऊपर कि अपने मुल्क भी नहीं जा सकते, वहाँ पर भी कैद हैं। तो क्या इक़दामात अब हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उन शहरियों के लिए, और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या मज़ीद कुछ लोग मुतासिर हुए हैं जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं? हम ये समझते हैं जी कि इस वक्त तक जो रिकमेंडेशन है आलमी इदारा सेहत की और होस्ट गवर्नमेंट की, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट की अपने लिए जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं, वही उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी लगाई हुई हैं। तो इसमें हम ये समझते हैं, अभी तक का हमारा तज्जिया और असेसमेंट ये है, रिस्क असेसमेंट ये है
کہ وہاں سے ایویکویٹ کرنا جو ہے وہ لارجر انٹرسٹ کو سرو نہیں کرے گا. اس وقت ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے اور ہے کہ ہم جس قدر بھی اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کی ضروریات کے حوالے سے, ان کی سائیکولوجیکل جو ان کی انریسٹ ہے اس کے حوالے سے, انگزائٹی کے حوالے سے, وہ ہمیں کرنی چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک ایکسیپشنل ویور دیا ہے چائنیز گورنمنٹ نے کہ ہمارے کچھ آفیسرز کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ ووہان میں جائیں, اور وہ اب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اینڈ دے آر میٹنگ ود دا گروپس آف اسٹوڈنٹس ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز, اور ان کی ضروریات, ان کی جو بھی ان کے مشکلات ہیں اس کو وہ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کچھ سپلائز بھی لے کر گئے ہیں, کچھ سپلائز وہاں پہ اویلیبل کریں گے. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جس کو کہ چائنا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہمارے آفیسرز وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے کچھ کریں. مطلب اور وہاں پر کتنے پاکستانی ہیں جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جن میں پہلے ہوئی تھی وہ صحت یاب ہو گئے ہیں, کس حالت میں ہے, خطرے سے باہر ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کتنے پاکستانیوں کو یہ کرونا وائرس کنفرم ہوا, جو میری اطلاع ہے وہ آخری یہ ہے کہ 7 لوگوں کو ہوا تھا, جس میں سے تقریباً 6 لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں. 7واں جو شخص ہے وہ ابھی ریکور کرنے کے پروسیس کے اندر ہے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہم نے حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے اس کے بموجب, لیکن سب سے زیادہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک کرونا وائرس کا ایک بھی کنفرم پیشنٹ نہیں ہے پاکستان میں. یہ ظاہر ہے یہ ایک اچھی خبر ہے, مگر اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو انتظامات آپ کی طرف سے کیے گئے ہیں آئسولیشن وارڈز کہ کیسے ان لوگوں کو الگ رکھنا ہے, ان کی صحت یابی کے لیے کیا ہو, علاج تو نہیں دریافت ہوا مگر دوسرے لوگ بھی نہ متاثر ہوں, اس کے لیے پوری سہولتیں آپ نے بنا لی ہیں؟ جی بالکل جی, ہم نے اس سلسلے میں بہت ارلی سٹیج پہ اپنی پریپریشن کے ایئرپورٹ کے لیے بھی اپنے SOPs جاری کر دیے تھے, اور اسی کے مطابق ہم وہاں پہ اسکریننگ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سسپیکٹڈ ہمیں شخص ملتا ہے جو چائنا سے واپس آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایک گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہیں کہ اس کی کلینکل کیئر کیسے کرنی ہے, اور اس کے لیے آئسولیشن وارڈز ہسپتالوں میں, آئسولیشن رومز آئی شوڈ سے, کہ وہ ہسپتالوں میں کس طرح بنانے ہیں, ان کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہونی چاہیے. تو اس وقت تک 18 ہسپتال ہیں جی پورے پاکستان میں کہ جن کو ہم ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلس کہہ رہے ہیں, کہ جہاں پہ ہم نے آئسولیشن رومز ڈیولپ کیے ہیں, وہاں کے عملے کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ فراہم کیا ہے, اور ان کو تمام گائیڈ لائنز فراہم کیے ہیں کہ اگر کوئی سسپیکٹڈ پیشنٹ آ جائے تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کا سیمپل کیسے لینا ہے, اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, سیمپل کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجنا کہاں ہے. میری آخری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق اب تک 79 سسپیکٹڈ لوگوں کے پاکستان میں سیمپلز اکٹھے کر کے ان کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے, اور اگین اللہ کا شکر ہے کہ وہ 79 کے 79 جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. کل ایک تھریٹ پیدا ہوئی تھی, ایک چائنیز پیشنٹ, اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آغا خان یونیورسٹی میں, اس کے بارے میں کافی کلینکلی ہمیں شک تھا کہ اس کو کرونا وائرس نہ ہو, تو اس کو ریٹین کیا گیا, اسی طرح اس کو سیمپل لیا گیا, وہ بھی کل شام تک نیگیٹو ثابت ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا, ہمارے ساتھ موجود تھے, اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک اور پھر بات ہوگی ایک اہم کیس کی جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا. وہ ماحول کے لحاظ سے, چاہے سیاسی ماحول ہو یا پھر پاکستان کا عدالتی معاملہ ہو, بڑا اہم ہوگا اس کا فیصلہ. بات کریں گے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, اور صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست گزاروں کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اب حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل ارون منصور خان نے جوابی دلائل کا آغاز کر دیا. اب حکومت کا موقف سامنے آئے گا کہ حکومت نے کس بنیاد پر ریفرنس تیار کیا اور اب حکومت کیا چاہتی ہے. مگر آج پہلے ہی دن سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ سے متعلق نامناسب ریمارکس پر ججز ناراض ہوئے اور اٹارنی جنرل سے ان باتوں کی تفصیل دینے یا الفاظ واپس لینے کا کہا.
जिस पर अटॉर्नी जनरल को अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुकनी बेंच से मुतालिक अनवर मंसूर की कही गई बातें मीडिया को रिपोर्ट न करने की हिदायत की है, जिसकी वजह से हम उनकी तफसीलात नहीं बता सकते। आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाबी दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मिसकंडक्ट से मुतालिक फैसला करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होना चाहिए। एक जज से उम्मीद की जाती है कि वो ईमानदारी और कानून की बालादस्ती के मामले में आम आदमी से बेहतर हो और खुदा का खौफ रखने के साथ साथ लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें भी दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उनकी इन जायदादों से मुतालिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से इनकार नहीं किया गया। अपने तफसीली जवाब में उन्होंने तस्लीम किया है कि ये जायदादें उनकी नहीं बल्कि उनकी बीवी और बच्चों की हैं। उनका कहना था कि जस्टिस फाइज ईसा अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस टेक्निकल बुनियादों पर ख़त्म करवाना चाहते हैं। इस मौके पर बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सबूत जमा करने के तरीक़ाकार पर सवाल उठाए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सबूत किस तरह जमा किए गए और इस तरीक़ाकार की कानूनी हैसियत क्या थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये मालूम हो सके कि सदारती रेफरेंस में मज़कूरा जज की बैरून मुल्क जायदादों का इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या वो इल्ज़ाम दुरुस्त है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनकम टैक्स कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। 2014 से 2018 तक जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली ने इनकम टैक्स गोशवारों में इन जायदादों का जिक्र नहीं किया था, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि पटिशनर ने इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामले को पहले ही रद्द कर दिया है, आप दीगर इल्ज़ामात पर बात करें। जिस पर अनवर मंसूर खान ने कहा कि वो दलाइल देकर अपना केस तैयार करेंगे और अदालत की तरफ से पूछे गए हर सवाल का जवाब देंगे। इसके साथ ही समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में नई मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए अपना इजाफी जवाब भी जमा करवाया है। इस हवाले से प्रेस ट्रिब्यून में शाया हसनात मलिक की खबर के मुताबिक इस जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए जिन्होंने मेरे और मेरे अहले खाना की ज़ाती मालूमात हासिल करने के लिए निगरानी करवाई। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक वफाक को ये खुद अपने जवाब से वाज़ेह है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने बरतानिया में एक प्राइवेट तहकीकाती एजेंसी की खिदमात हासिल की ताकि ये पता चलाया जाए कि उनके बच्चे गुज़िश्ता 10 साल में कहाँ कहाँ मुकीम रहे। उन्होंने अपने जवाब में 2 अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जजिस की निगरानी गैर आइनी अमल है, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है और आज़ाद अदलिया के उसूलों के भी मुनाफी है। उन्होंने अपने जवाब में मजीद कहा कि उनके खिलाफ रेफरेंस में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं। रेफरेंस में ये इल्ज़ाम भी नहीं है कि गैर मुल्की जायदादों के लिए पैसा दिया है। एक जायदाद उनके जज बनने से पहले खरीदी गई। उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस बनाते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी, गैर कानूनी और गैर आइनी है। सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म को गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करने की सूरत में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इससे पहले गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने अपने दलाइल समेटते हुए अदालत से दरख्वास्त की थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई को करदम करार दिया जाए और फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा कायम किया जाए। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना की निगरानी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। ये बहुत अहम केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त सुन रही है, जिनके खिलाफ गुज़िश्ता साल मई में हुकूमत की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर किया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने अपने बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात नहीं बताई। और सदारती रेफरेंस को जैसे काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 183 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और उनके वकील मुनीर मलिक और बाबर सत्तार अपने दलाइल दे चुके हैं और अब अटॉर्नी जनरल हुकूमत की जानिब से जवाब दे रहे हैं और अब इस केस में आने वाली समाअतें अहम हो गई हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त।